डर के 6 भूतों को कैसे निकाला जाए। दौलतमंद बनने के लिए दिमाग खाली करना। इससे पहले कि इस फिलॉसफी के किसी हिस्से को आप सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकें, आपका मन इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयारी कठिन नहीं है। यह उन तीनों शत्रुओं की स्टडी, एनालिसिस और समझ से शुरू होती है जिन्हें अनिर्णय, शंका और डर को दूर भगाना होगा। छठी इंद्री तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि वो तीनों शत्रु या इनमें से एक भी आपके दिमाग में बने रहेंगे। इस दुष्ट त्रिमूर्ति के सदस्य आपस में करीबी रूप से जुड़े हैं। जहां एक मिलेगा, बाकी के 2 भी आसपास ही मिलेंगे। अनिर्णय डर की कली है। जब आप सुने तो इसे याद रखें। अनिर्णय शंका में बदलता है, फिर ये दोनों मिल जाते हैं और डर बन जाते हैं। अक्सर ये मिलने की प्रक्रिया धीमी होती है। ये भी एक कारण है कि ये तीनों शत्रु इतने खतरनाक क्यों होते हैं। वो खिलते हैं और बढ़ते रहते हैं और हमें उनकी उपस्थिति का पता तक नहीं चलता। इस चैप्टर का बाकी का भाग उस लक्ष्य का वर्णन करता है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। इससे पहले कि इस पूरी फिलॉसफी का प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाए, यह उस स्थिति का भी विश्लेषण करता है जिसमें बहुत सारे लोग गरीबी में सिमट गए हैं, और ये वो सच्चाई बताता है जिसे उन सभी लोगों को समझ लेना चाहिए जो अमीर बनना चाहते हैं, चाहे इसे धन के संदर्भ में मापा जाए या मानसिक अवस्था के संदर्भ में, जो धन से अधिक मूल्यवान होती है। इस चैप्टर का उद्देश्य है 6 मूलभूत डरों के कारण और इलाज पर ध्यान केंद्रित करना। इससे पहले कि हम किसी दुश्मन को जीत सकें, हमें उसका नाम, उसकी आदतें, उसके रहने की जगह पता होनी चाहिए। जब आप सुने तो सावधानी से एनालाइज करें और यह निर्धारित करें कि इन 6 आम डरों में से कोई आपके साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। इन बहुत छोटे शत्रुओं की आदतों से धोखा न खाएं। कई बार वो कॉन्शियंस में छुपे रहते हैं, जहां उन्हें खोजना मुश्किल होता है और उन्हें स्पष्ट करना तो और भी मुश्किल होता है। 6 मौलिक या फंडामेंटल डर। कुल 6 फंडामेंटल डर होते हैं जिनके किसी एडजस्टमेंट के कारण हर इंसान कभी न कभी दुख उठाता है। जिन्हें सभी 6 डर नहीं सताते, ऐसे अधिकांश लोग भाग्यशाली होते हैं। ये डर हैं गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम में बिछड़ने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। बाकी सभी डर कम महत्वपूर्ण हैं। उन सभी को इन 6 टाइटल्स में शामिल किया जा सकता है। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। किसी की मानसिक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। इंसान तब तक कुछ नहीं बन सकता जब तक कि उसके मन में किसी खलबली के रूप में उसका विचार न आए। इस कथन से एक अधिक महत्वपूर्ण कथन निकाला जा सकता है कि इंसान के तेज चाल के विचार तत्काल अपने आप को अपने फिजिकल रूप में रूपांतरित करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो विचार ऐच्छिक हो या अनैच्छिक। वो विचार संवेग, जिन्हें सिर्फ संयोगवश ग्रहण किया जाता है, वो विचार जो अन्य मस्तिष्कों से निकले हैं, किसी के आर्थिक, व्यावसायिक, प्रोफेशनल या सामाजिक भाग्य को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह के वो विचार चाल की तेजी करते हैं, जिन्हें कोई पूरे इरादे और सोच विचार कर जन्म देता है। हम यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला रख रहे हैं जो नहीं जानता कि कुछ लोग किस्मत वाले क्यों नजर आते हैं, जबकि उनके बराबर या उनसे अधिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और मानसिक क्षमता के लोग बदकिस्मती की लहरों में क्यों डूबते उतरते हैं। इस फैक्ट को इस कथन से स्पष्ट किया जा सकता है कि हर इंसान में अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करने की योग्यता होती है, और स्पष्ट रूप से इस नियंत्रण के द्वारा हर इंसान अपने मन को उन घुसपैठिए विचारों के खलबली के लिए खुला रख सकता है जो दूसरे मन से आ रहा है, या फिर वो अपने मन के दरवाजे बंद रख सकता है और केवल अपने चुने हुए विचारों की खलबली को अंदर दाखिल होने की अनुमति दे सकता है।
प्रकृति ने इंसान को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा नियंत्रण दिया है और वो है विचार। ये फैक्ट जब उस फैक्ट के साथ जुड़ जाता है कि इंसान जो भी बनाता है वो विचार के रूप में शुरू होता है, तो हम उस सिद्धांत के बहुत करीब आ जाते हैं जिसके द्वारा डर को जीता जा सकता है। अगर ये सच है कि हर तरह के विचार में अपने फिजिकल रूप में रूपांतरित होने की प्रवृत्ति होती है, और ये सच है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये भी उतना ही सच है कि डर और गरीबी के विचार दिशा, साहस और आर्थिक लाभ के संदर्भ में रूपांतरित नहीं किए जा सकते हैं। गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी की सड़कें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार करना चाहिए जो गरीबी की तरफ ले जाती हो। अमीरी शब्द का प्रयोग यहां पर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ में किया गया है, जिसमें आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक और फिजिकल अमीरी शामिल है। अमीरी की तरफ जाने वाली राह का शुरुआती पॉइंट है इच्छा। चैप्टर 1 में आपको पूरे निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने मन को किस तरह इच्छा के प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए तैयार करें। यही वो जगह है जहां आपको खुद को चुनौती देनी चाहिए, जो निश्चित रूप से यह निर्धारित करेगी कि आपने इस फिलॉसफी के कितने हिस्से को ग्रहण किया है। यही वो पॉइंट है जहां आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर इस चैप्टर को सुनने के बाद आप गरीबी को स्वीकार करने के इच्छुक हों, तो आप गरीबी को स्वीकार करने की मानसिकता बना सकते हैं। ये एक ऐसा निर्णय है जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप अमीरी मांगते हैं तो उसका स्वरूप निर्धारित कीजिए और वो मात्रा भी जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। आप अमीरी की तरफ जाने वाली सड़क को जानते हैं। उस सड़क का ऐसा नक्शा दे दिया गया है जिसको फॉलो करने पर आप हमेशा उस सड़क पर सफलतापूर्वक चल पाएंगे। अगर आप शुरुआत करने को नजरअंदाज कर देते हैं या अगर आप अपनी मंजिल आने से पहले ही उस सड़क को छोड़ देते हैं, तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अब असफल होते हैं या जीवन की अमीरी की मांग करने को अस्वीकार करते हैं, तो कोई बहाना आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचा नहीं सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत है, उस एक चीज की जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वो है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था एक ऐसी चीज होती है जिसे आप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे तो बनाना पड़ता है। गरीबी का डर एक मानसिक अवस्था है, यानी कि एक मेंटल स्टेट है, परंतु ये किसी भी क्षेत्र में किसी आदमी की उपलब्धि की संभावनाओं को नष्ट करने के लिए काफी है। यह डर तर्क की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना की शक्ति को नष्ट कर देता है, आत्मविश्वास को मार डालता है, उत्साह को कम कर देता है, पहल करने की शक्ति को डिस्करेज कर देता है, लक्ष्य को अनिश्चित बना देता है और आत्मनियंत्रण की संभावना को नष्ट कर देता है। यह इंसान के व्यक्तित्व से आकर्षण को खत्म कर देता है, एक्यूरेट थिंकिंग की संभावना को नष्ट कर देता है, प्रयास की एकाग्रता को भंग करता है, लगन पर हावी हो जाता है, इच्छा शक्ति को शून्य कर देता है, महत्वाकांक्षा या एम्बिशन को नष्ट कर देता है, याददाश्त को धुंधली कर देता है और हर रूप में असफलता को आमंत्रित करता है। यह प्रेम की मित्रता का गला घोंट देता है और हृदय के श्रेष्ठ भाव की हत्या कर देता है। मित्रता को डिस्करेज करता है और सैकड़ों रूपों में असफलता को आमंत्रित करता है। अनिद्रा, दुख और परेशानी की ओर ले जाता है, और ऐसा इस स्पष्ट सच्चाई के बावजूद होता है कि हम अबंडेंस की एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारी मनचाही हर चीज मौजूद है, जहां हमारे और हमारी इच्छाओं के बीच में स्पष्ट लक्ष्य की कमी के अलावा कोई और बाधा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी का डर 6 मौलिक डरों में सबसे खतरनाक है। इसे
लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इसे जीतना सबसे मुश्किल है। गरीबी का डर इंसान की इस प्रवृत्ति से विकसित होता है कि वो आर्थिक रूप से अपने साथी इंसानों का शोषण करना चाहता है। इंसान से नीचे के लगभग सभी प्राणी इंद्रियों से ऑपरेट होते हैं, परंतु उनकी सोचने की क्षमता सीमित होती है, इसीलिए वो एक दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान में विचार और तर्क की क्षमता होती है और वो श्रेष्ठ होता है, इसीलिए वो शारीरिक रूप से अपने साथियों को नहीं खाता, परंतु वो आर्थिक रूप से उन्हें खाने में अधिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इंसान इतना लोभी है कि उसे अपने साथियों से सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के नियम बनाए गए हैं। कोई भी चीज इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं पहुंचाती जितना गरीबी। केवल वो ही इसका अर्थ पूरी तरह से समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया हो। कोई हैरानी नहीं है कि इंसान गरीबी से डरता है। अपने अनुभव से इंसान इस बात को समझ चुका है कि जहां तक पैसे और फिजिकल संपदा का संबंध है, कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक होता है कि वो इसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है, यदि संभव हो तो कानूनी तरीकों से, परंतु अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर दूसरे तरीकों से। सेल्फ एनालिसिस उन कमजोरियों को उजागर कर देती है जो इंसान स्वीकार करना पसंद नहीं करता। जांच का यह प्रकार उन सभी के लिए जरूरी है जो जीवन से औसत दर्जे और गरीबी से अधिक की मांग करते हैं। जब आप पॉइंट बाय पॉइंट अपनी जांच करेंगे तो ये याद रखें कि आप ही कोर्ट भी हैं और आप ही जूरी भी, आप ही प्रोसिक्यूटिंग वकील हैं और आप ही डिफेंस के वकील भी, और साथ ही साथ आप ही फरियादी भी हैं और आप ही डिफेंडेंट। ये भी कि आप पर ही ये मुकदमा चल रहा है। फैक्ट्स का ईमानदारी से सामना करें, अपने आप से निश्चित सवाल पूछें और सीधे जवाबों की मांग करें। जब जांच खत्म हो जाए तो आप अपने बारे में ज्यादा जान पाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस इंट्रोस्पेक्शन में निष्पक्ष न्यायाधीश बन सकते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान को जज बना दें जो आपको अच्छी तरह से जानता है और उसके सामने आप खुद से ही जिरह करें। आप सत्य की खोज कर रहे हैं, इसे खोज कर ही रहें, चाहे कीमत कुछ भी हो, चाहे इससे कुछ समय के लिए आपको लज्जित ही क्यों न होना पड़े। ज्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि उन्हें सबसे अधिक डर किस बात से लगता है तो वो ये जवाब देंगे कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। ये जवाब गलत होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि वो किसी न किसी डर के द्वारा शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बंधे हुए हैं। किसी न किसी डर के द्वारा वो बाधाओं का सामना कर रहे हैं और जीवन में असफल हो रहे हैं। डर का भाव इतना छोटा और इतनी गहराई में विद्यमान होता है कि इंसान कई बार तो पूरे जीवन भर इसके वजन को ढोता रहता है, परंतु उसे इसकी उपस्थिति का आभास ही नहीं होता। केवल ब्रेव एनालिसिस से ही इस हमेशा रहने वाले शत्रु की उपस्थिति का पता चलेगा। जब आप ऐसा एनालिसिस करें तो अपने चरित्र में गहराई में जाकर जांच करें। यहां लक्षणों की एक लिस्ट दी जा रही है जिन्हें आपको खोजना चाहिए। उदासीनता, आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी द्वारा एक्सप्रेशन। गरीबी सहन करने की इच्छा, जीवन जो दे रहा है उसे बिना विद्रोह के स्वीकार करने की आदत। मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहल करने की शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति, उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी, अनिर्णय, दूसरों को खुद के लिए फैसले करने देने की आदत, शंका, आमतौर पर खुद की असफलताओं पर पर्दा डालने, उनका कारण बताने या माफी मांगने के लिए बनाए गए बहानों द्वारा एक्सप्रेस होती है। कई बार ये सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या के भाव द्वारा या उनकी आलोचना द्वारा भी प्रकट होती है। चिंता, आमतौर पर यह दूसरों की गलतियां निकालने में एक्सप्रेस हो जाती है। इसके कारण है अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत छवि में लापरवाही, नाक भौं सिकोड़ने की आदत, शराब या मादक द्रव्यों के प्रयोग में इम्पेशंस, नर्वसनेस, संतुलन और आत्मचेतना का अभाव, अति सावधानी,
हर परिस्थिति का नकारात्मक पहलू खोजने की आदत, सफलता के साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावित असफलता के बारे में सोचना और बातें करना, असफलता की तरफ जाने वाली सभी सड़कों का ज्ञान रखना, परंतु असफलता से बचने की योजनाओं की कभी तलाश न करना, अपने विचारों और योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सही समय का तब तक इंतजार करना जब तक कि ये एक स्थायी आदत न बन जाए, उन्हें याद रखना जो असफल हो गए हैं और उन्हें भुला देना जो सफल हुए हैं, निराशावाद, खराब पाचन, कमजोर निष्कासन, बदबूदार सांस और बुरे स्वास्थ्य में प्रकट होता है। टाल मटोल, वो काम कल पर टालने की आदत जो पिछले साल ही कर लिया जाना चाहिए था। काम करने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय बहाने बनाने में लगाना, ये लक्षण अति सावधानी, शंका और चिंता से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। जब जिम्मेदारी से बचा जा सकता है तो जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करना, कड़ा संघर्ष करने के बजाय समझौता करने की इच्छा, मुश्किलों को आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में प्रयोग करना और उनका दोहन करने के बजाय मुश्किलों से समझौता करना, अमीरी, दौलत, धन, संतुष्टि और सुख की मांग करने के बजाय जीवन से चंद सिक्कों की सौदेबाजी करना, ये योजना बनाना कि असफल होने के बाद क्या करना है, बजाय इसके कि सभी पल जला दिए जाएं और पीछे की ओर वापसी को असंभव बना दिया जाए। आत्मविश्वास, निश्चित लक्ष्य, आत्मनियंत्रण, पहल करने की शक्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, बचत और दृढ़ तर्क शक्ति की कमजोरी या पूर्ण अभाव, अमीरी करने के बजाय गरीबी की आशा करना, उन लोगों के साथ संबंध बनाना जो गरीबी को स्वीकार करते हैं बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो अमीरी मांगते हैं और प्राप्त करते हैं। अधिकतर लोग कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म से अनकंफर्टेबल रहते हैं। कुछ केसेस में तो लोग क्रिटिसिज्म के बाद उदास और हताश हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म का डर लोगों को पहल करने से रोक देता है, उनकी कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, उनकी सोच को यह सीमित कर देता है, उनका आत्मविश्वास छीन लेता है और उनकी राह में 100 तरीके से नुकसान कर सकता है। कभी कभी गार्जियन क्रिटिसाइज करके अपने बच्चों का काफी नुकसान कर देते हैं। मेरे बचपन के लंगोटिया यार की मम्मी उसे डंडे से बहुत मारा करती थी और कहा करती थी कि तुम 20 साल से पहले ही जेल चले जाओगे, और हुआ ये कि उसे 17 साल की उम्र में सुधार स्कूल भेज दिया गया। क्रिटिसिज्म सेवा का एक ऐसा प्रकार है जो बहुतायत में पाया जाता है। हर आदमी के पास इसका थोक स्टॉक होता है जो वो लगातार सप्लाई करता रहता है, चाहे सामने वाले को इसकी जरूरत हो या ना हो। नजदीकी रिश्तेदार अक्सर इसके सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। वास्तव में यह सबसे बुरी प्रकृति के अपराधों में से एक है कि कोई माता पिता अनावश्यक क्रिटिसिज्म के द्वारा अपने बच्चे के मन में खराब भावना भर दे। जो एम्प्लॉय मानव स्वभाव को समझते हैं वो अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आलोचना का नहीं बल्कि क्रिएटिव सुझाव का सहारा लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग करके यही परिणाम हासिल कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म इंसान के हृदय में डर या नफरत का पौधा लगा देती है, परंतु ये प्रेम या स्नेह का बीज नहीं बो सकती है। बुरे स्वास्थ्य का डर। इस डर की जड़ें शारीरिक और सामाजिक जेनेटिक्स में है या बुढ़ापे और मृत्यु के डर से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह इंसान को भयानक संसार की सीमा के करीब ले जाता है जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता, परंतु जिसके बारे में उसे कई दर्दनाक कहानियां सुनाई और सिखाई गई हैं। यह विचार भी आम है कि कुछ धूर्त लोग बुरे स्वास्थ्य के डर को जिंदा रखकर हेल्थ बेचने के धंधे में भी लगे हुए हैं। मुख्य तौर पर इंसान बुरे स्वास्थ्य से इसीलिए डरता है क्योंकि उसके दिमाग में इसकी भयानक तस्वीरें मौजूद हैं कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। वो इससे इसलिए भी डरता है क्योंकि इसके बाद आर्थिक नुकसान भी भुगतना होगा। एक प्रसिद्ध डॉक्टर का अनुमान है कि डॉक्टरों के पास आने वाले 75% लोग दरअसल
एक ऐसी बीमारी के शिकार होते हैं जिसमें वो हर चीज को इमेजिन कर लेते हैं। उनकी ये बीमारी इमेजिनरी होती है। ये सिद्ध किया जा चुका है कि किसी बीमारी का डर, चाहे वहां पर डर का कोई भी कारण ना हो, अक्सर उस बीमारी के शारीरिक लक्षण उभार देता है। मनुष्य का मन कितना शक्तिशाली है, ये या तो बना देता है या फिर मिटा देता है। कुछ साल पहले एक्सपेरिमेंट्स की एक चेन से यह साबित हुआ कि लोगों को सुझाव के द्वारा बीमार किया जा सकता है। हमने इस प्रयोग को 3 परिचितों पर किया। हमने परिचितों को बीमारों से मिलने के लिए भेजा, जिनमें से हर एक ने यह सवाल पूछा, आपको क्या बीमारी है? आप बेहद बीमार दिख रहे हैं। आमतौर पर सवाल पूछने वाले पहले व्यक्ति को बीमार ने यह जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो ठीक हूं। दूसरे प्रश्नकर्ता को आमतौर पर यह जवाब दिया गया, मैं बुरी तरह बीमार नहीं हूं, परंतु मुझे बुरा अनुभव हो रहा है। तीसरे प्रश्नकर्ता को आमतौर पर यह साफ साफ बता दिया गया कि वो सचमुच बीमार अनुभव कर रहा है। अगर आपको इस बारे में शंका है तो आप इसे किसी परिचित पर आजमा कर देखें। इस प्रयोग को अधिक दूर तक न ले जाएं। एक धार्मिक पंथ है जिसके सदस्य अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए हक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो इसे पीड़ित पर जादू करना कहते हैं। इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि बीमारी कई बार नेगेटिव थॉट प्रोसेस के रूप में प्रारंभ होती है। इस तरह का थॉट प्रोसेस एक मन से दूसरे मन में सुझाव द्वारा भेजा जा सकता है, या फिर वो व्यक्ति इसे अपने मन में अपने आप सोच सकता है। डॉक्टर अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ के लिए स्थानों पर भेजते हैं क्योंकि मानसिक नजरिए में परिवर्तन आवश्यक है। बुरे स्वास्थ्य के डर का बीज हर इंसान के मन में रहता है। चिंता, डर, हताशा, प्रेम और बिजनेस के मामलों में निराशा इस बीज को अंकुरित करती है और बड़ा करती है। प्रेम के बिछड़ने का डर। इस छुपे हुए डर का मौलिक स्रोत स्पष्ट रूप से पुरुष की बहुविवाही आदत से विकसित हुआ। जब वो अपने साथी के स्नेह को चुराता था और उसके साथ जो स्वतंत्रता ले सकता था लेता था। ईर्ष्या और इसी तरह के न्यूरोसिस प्रेम के बिछड़ने के इसी आंतरिक डर का परिणाम है। ये डर सभी 6 मूलभूत डरों में सबसे दर्दनाक है। ये शायद किसी भी अन्य मूलभूत डर की तुलना में शरीर और मन को सबसे अधिक दुख पहुंचाता है। प्रेम में बिछड़ने का डर शायद पाषाण युग से चला आ रहा है, जब पुरुष महिलाओं को शक्ति द्वारा चुराया करता था। पुरुष आजकल भी ऐसा करते हैं, परंतु उनकी तकनीक बदल गई है। शक्ति के बजाय अब वो आग्रह करते हैं, सुंदर कपड़ों, अच्छी कारों और इसी तरह का लुभावना चारा डालते हैं, जो शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी साबित होती है। इंसान की आदतें अब भी वैसी ही हैं जैसी कि वो सभ्यता के भोर समय में थी, परंतु अब वो उन्हें अलग तरीके से व्यक्त करता है। एनालिसिस से पता चलता है कि महिलाओं में ये डर पुरुषों से अधिक होता है। इस फैक्ट को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। महिलाओं ने अनुभव से सीखा है कि पुरुष प्रकृति से बहुविवाही होते हैं और कॉम्पिटिटर्स के हाथों में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वृद्धावस्था का डर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुरे स्वास्थ्य का डर ही सबसे मुख्य डर होता है। कामेच्छा भी वृद्धावस्था का एक डर होता है, क्योंकि उस उम्र में कोई उनकी कामेच्छा पर ध्यान नहीं देगा। वृद्धावस्था का एक और कारण है जिससे लोगों में डर आ जाता है, वो ये कि वृद्ध होने के साथ ही स्वतंत्रता में भी बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह उन्हें आर्थिक और शारीरिक स्वतंत्रता का डर रहता है। कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ अपने कार्यों में धीरे होने के कारण बुरी भावना का शिकार होने लगते हैं, हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे के साथ पहल करने की शक्ति, कल्पना शक्ति और खुद पर विश्वास भी खोने लगते हैं। मौत का डर। सभी डरों में मौत का डर सबसे ज्यादा डरावना है। कारण बड़ा साफ है, हमें पता ही नहीं है कि मौत के पश्चात क्या होता है। शेक्सपियर ने मौत के बारे में बहुत ही बढ़िया कहा है, ये वो देश है जहां जाने के बाद
कोई वापस नहीं लौटता। मौत का डर अब उतना आम नहीं है जितना कि ये उस युग में हुआ करता था जब बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं थे। वैज्ञानिकों ने दुनिया को सच्चाई दिखाई है और यह सच्चाई तेजी से लोगों को मौत के इस भयानक डर से मुक्त कर रही है। वो युवक और युवतियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं नरक की आग से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और अन्य संबंधित विज्ञानों की सहायता से अंधकारमयी युगों के डर अब निकल गए हैं जिनसे इंसानों के मन पहले जकड़े हुए थे। पूरा संसार केवल दो ही चीजों से बना है, ऊर्जा और पदार्थ। प्रारंभिक फिजिक्स में हम सीखते हैं कि पदार्थ या ऊर्जा न तो बनाए जा सकते हैं और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है।